वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये आपका राष्ट्रपति टॉपिक है जो भाग 5 में आता है। और भाग 5 के अंतर्गत ये जो भाग 5 में उसे संघ बोलते हैं। और इन संघ में अनुच्छेदों की संख्या आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है, राष्ट्रपति का भारत की संसद में क्या रोल है, राष्ट्रपति क्यों बनाया गया पद, सब कुछ एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। मैंने कहा था टॉपिक बड़ा हो चाहे छोटा, एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म। और एक थोड़ा सा टॉपिक बड़ा राष्ट्रपति का, जिसमें टोटल 24 पेज की पीडीएफ है, इसमें बहुत अच्छे से इसको मैं कवर करके एक ही वीडियो में सारा खत्म कर दूंगा। कल उपराष्ट्रपति कर देंगे, उसके बाद संसद, धीरे धीरे फिर आपकी पॉलिटी बहुत तेज चलने लगेगी। ठीक है, शासन व्यवस्था भारत की संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती है। शासन व्यवस्था आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन प्रकार से शासन व्यवस्था को भारत में चलाया जाता है। विधायिका जो होती है लेजिस्लेटर, क्या है लेजिस्लेचर, तो इसमें क्या है कानून निर्माण होता है। विधायिका क्या करती है, संसद। विधायिका का मतलब होता है जहाँ विधि बनाने वाले बैठते हैं। विधि कौन बनाता है, सो संसद के सदस्य होते हैं। विधानसभा क्यों, विधानसभा में विधायक होते हैं, तो विधायिका ऐसे याद रखो। विधायिका क्या बनाती, कानून। कार्यपालिका कानून के आधार पर शासन करने वाली संस्था, जो कानून बनाया गया है उसको क्या करती है, लागू करवाती। लागू कौन करवाती है, आपके जिले में डीएम, एसपी और जितने भी आपके कार्यकारी जो अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कार्य करवाते हैं। उसके बाद आपकी जुडिशरी, न्याय करने वाली संस्था। और उस चीज में जैसे कानून गलत बन गया या इन्होंने गलत तरीके से लागू करवा पाए, तो उसके लिए आपकी न्यायपालिका बैठी, जो लाठी लिए बैठी, आपको सही गलत का बताएगी। ठीक है, अब देख लीजिए कार्यपालिका कहां से कहां तक है। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक है। विधायिका आपकी 79 से 122 तक है। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है, 123 में है। और सुप्रीम कोर्ट आपका 124 से 147, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक है। ठीक है, ये अनुच्छेद जरूर याद रखना, यूपीएसआई में खूब पूछे जाते हैं। अब आपका टॉपिक आ गया राष्ट्रपति। ये ट्रिक बहुत पहले किसी ने बनाई थी और अभी भी खूब फेमस है, और उसी ट्रिक को हर कोई करा था, तो मैं भी आपको वही करा रहा हूँ। पकानिकों का द्वियोदशम इसकी ट्रिक है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद, सभी अनुच्छेदों को याद करने की। पकान मतलब पद हो गया, क्या राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति के पद की चर्चा आपकी कहाँ पर की गई, अनुच्छेद 52 में की गई। कार्यपालिका हो गई आपके अनुच्छेद 53। अब इनके बारे में और डिटेल से बताएंगे। आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में हो गया, 54 में। कोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद 56 में कार्यकाल हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष तक। दोबारा चुनाव, राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है, बिल्कुल चुना जा सकता। और 58 में आपकी योग्यता हो गई। ठीक है, उसके बाद 59 में आपकी दशाएं हो गई। और 60 में शपथ हो गई। और 61 में इस पर महाभियोग हो गया, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अब धीरे धीरे आगे जो होगा वो चलता रहेगा। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आपसे पूछा जाए देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पद, पका मतलब पका नहीं, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद आपका अनुच्छेद 52 में। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ये कोई मतलब मेन मुखिया नहीं होता, ये औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, बैठा रखा है, एक कार्टून की तरह होता है। ठीक है, इसमें सब कुछ जो काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन औपचारिक प्रधान कौन होता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, मतलब कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है, तो कार्य करने वाली संस्था कार्य कौन करवाता, संसद कोई भी नियम रूल बनाती है, तो उनका प्रधान जो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक आपका कोई भी अधिनियम, एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। अर्थात संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा और अपनी शक्ति अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। मतलब जो कुछ भी काम अधीनस्थ, अब जैसे कोई व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, अपना काम खुद तो कर नहीं लेगा, उसके नीचे 150, 1000, 500 आदमी होंगे, उनसे काम करवाएगा। पूरे देश को देखो, जैसे उनके नीचे क्या है, मान लो आईएएस आईपीएस है, उनसे कहेगा ये काम देखिएगा, देश में ये काम देखिएगा, तो इनके क्या अधीनस्थ, मतलब उनके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, मतलब से अब साफ कहना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को 70वां संविधान संशोधन 1990 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 1990 में हो गया। और विधान परिषद
विधान परिषद का राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य व लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। इनको जरूर याद रखना, यही आपकी लाइन पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। अब आप देखिएगा जो एमपी एमएलए होते हैं, अब लोकसभा विधानसभा के होते हैं और लोकसभा में राज्यसभा में होते हैं, तो उनका वोट कैसे निकाला जाता है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के कुल एमएलए, ऐसे होगा जैसे राज्य की जनसंख्या होगी बटे में कुल एमएलए, और यहीं पे नीचे बटे में 1000 होगा। ठीक है, फार्मूला याद रखना, पूछा जाता है कभी कभी। एमपी का कुल वोट बटे कुल सांसद लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, तो ऐसे आपका एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सांसद का आपका निकल आता है वोट। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? ये इसलिए होता है कि पता चले कि मान लो उत्तर प्रदेश है, ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश के सांसद की वोट की वैल्यू ज्यादा कर दी जाए भाई, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी है, सांसद ज्यादा है, इसीलिए इन सबके वोट की वैल्यू बराबर रखने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अपनाया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल है और गुप्त मतदान होता है आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय लेता है। इसमें चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इसमें आपका अनुच्छेद 55 में ये बात कही गई। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका थॉमस हेयर, इसमें क्या है, थॉमस हेयर ने दिया था, और थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहते हैं, याद रखना हेयर पद्धति कहते हैं। 56 में क्या था, राष्ट्रपति का कार्यकाल, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक का राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देता। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सर्वप्रथम किसको देता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, एक ही राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में क्या है कि कितनी बार भी आप राष्ट्रपति बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताएं। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, बिल्कुल। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक हो। अच्छा, पहले क्या था, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक यूज होते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, 50 कर दिया। इसलिए कर दिया गया ताकि राष्ट्रपति का चुनाव एक सीरियस कैंडिडेट लड़ सके, ज्यादा भीड़ ना हो। आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, प्रधानी का इलेक्शन भी आ रहा है, प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, और प्रधानी का इलेक्शन में क्या होता है कि हम भी खड़े हो गए, तुम भी जितने चाहे उतने खड़े हो जाते हैं। आपने तुरंत आप जमानत राज भरते हो, खड़े हो जाते हो, भले को आपकी जमानत जब्त हो जाए। क्यों? ताकि पड़ोसी जिस पता चले कि जो मेन चुनाव लड़ने वाला है वो डर जाए और आपको 1-2 लाख रुपए दे दे। तो लोग बैठने के लिए इसलिए खड़े हो जाते ताकि हमें कोई बिठाने आए। खूब होता है सर। जमानत राशि कितनी, 15,000 होती, जो कि आरबीआई में जमा करनी होती है। यदि कुल मतों का 1/6 पानी में समाप्त हो जाता है, जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है। सरकारी नौकरी लाभ का पद माना जाता है, इसलिए एमपी एमएलए जनता के सेवक माने जाते हैं। ये इनको जनता का सेवक माना जाता है, इनको सरकारी नहीं माना जाता है। शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें कौन कौन सी, पागल अथवा दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, शपथ। सीजीआई या उनकी अनुपस्थिति में शेष न्यायाधीशों में से कोई वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा, और इनकी शपथ अनुच्छेद 3 के अनुसूची 3 के तहत नहीं होगी, अनुच्छेद 60 के तहत होगी। ठीक है। अब आपकी आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग के संविधान के उल्लंघन पर करने पर, यह हालांकि शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, महाभियोग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जब से संसद को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक पद अपने पद पर रहने लायक नहीं है, तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 61 के साथ एक प्रक्रिया है, उस महाभियोग में क्या होता है वो अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। महाभियोग संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई। प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए
सबसे पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। जिस सदन में वो महाभियोग लाया जाता है, अध्यादेश वहां के 1/4 कुल सदस्यों का पास करना, चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में, वहां के 1/4 सदस्यों द्वारा पारित करना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद दूसरे सदन पर राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करेगा जो दूसरा सदन है, तो उस पर जांच करेगा। जैसे लोकसभा में लाएगा तो राज्यसभा में जांच करेगा, राज्यसभा में लाएगा तो लोकसभा में जांच करेगा। फिर जिस सदन में पहले प्रस्ताव लाया गया था, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी और कुल सदस्यों का 2/3 द्वारा उस महाभियोग को पारित करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में, और फिर राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा जब दोनों जगह से पारित हो जाएगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, मुखिया होता है। आपसे पूछा जाए कि सेनाओं का मुखिया कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आपसे यूपीपीसी से पूछा गया, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व कौन करता है, तब आपको प्रधानमंत्री पद याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक राष्ट्रपति बना रहेगा। मान लो इलेक्शन होने को है और महीना 2 महीना डिले हो गया, शपथ नहीं ले पाई, तो राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक अगला व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन जाता। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल, इसीलिए जनसंख्या के आधार पर उनको लिया गया। मतलब एक राज्य में सेम वैल्यू एक उसकी रहे। तो सॉरी, जो मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी पढ़े लिखे होने की बात नहीं कही गई है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, तो अर्ध न्यायिक की तो पता ही होगी। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह में भरा जाना चाहिए। मान लो राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना पद खाली कर देता तो 6 महीने में भर जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, पदच्युत मतलब अपने किसी कारणवश पद को त्याग देना, अन्य कारणों से खाली होता है, तब उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। जैसे अचानक किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो फिर उपराष्ट्रपति उस पर पद पर बने रहेंगे 6 महीने तक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई या वरिष्ठ जज, मतलब राष्ट्रपति के बाद कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं तो मतलब कि राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर सीजीआई बन जाएंगे। ये सीजीआई भी नहीं तो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन जाएगा। उसमें सब तो मर नहीं जाएंगे सब, उसमें से जो कुछ 15-20 लोगों को कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है। बिल्कुल, मान लो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कह दिया लोकसभा भंग कर दो तो राष्ट्रपति भंग कर देगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। भारतीय डाक घर विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। ज्ञानी जेल सिंह ने जो डाक विधेयक आया था उसको पास ही नहीं किया था, अपने वीटो मतलब पॉकेट वीटो अपनी जेब में रख सकते, मतलब उससे कोई निर्णय हाँ ना नहीं दे सकते, और रख लिया था। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन या लौकण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 22 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की दंड को क्षमा कर सकता है, या फिर उसका कि जैसे दंड मान लो फांसी की सजा तो उसे आजीवन कारावास कर सकता है, इतना वो माफ कर सकता है। यह न्यायिक शक्ति है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने या संवैधानिक किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, वो राष्ट्रपति के पास। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, एससी के लिए कोई भी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति के पास है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल, ताकि वो खूब बड़ाई कर सके सरकार की। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे, बिहार से। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे, एन संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। से पूछा जाए कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति से पहले क्या थे, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा जिसे फिलोसफर किंग बोलते हैं या फिर दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बीबी गिरी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए जब एससी राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था तो वो कौन से, बीबी गिरी। राष्ट्रपति का भवन एडमिन लुटियंस ने तैयार किया था, डिजाइन किया था, जहां राष्ट्रपति वगैरह रहते हैं। कितने, 160 कमरों का वो घर है। विदेशी संधियों पर बातचीत की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, मतलब राष्ट्रपति विदेशों से बात करेगा कि हाँ कि हमारे तुम्हारे बीच क्या संधि होने की है, क्या कोई समझौता होना है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जैसे लोकसभा नई बनी, अभी 2024 में बनी थी, मोदी जी ने शपथ ली तो पहले जो शपथ था उसको संबोधन किसने, राष्ट्रपति ने किया था। उसके बाद हर साल जब भी लोकसभा का सदन स्टार्ट होता है तो उनकी संयुक्त बैठक कौन करता है, राष्ट्रपति संबोधित करता है। अनुच्छेद 359 के तहत जो शक्ति दी गई उसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 359 में
एक क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था कि 359 के तहत दी गई शक्ति कौन व्यक्ति अपना यूज करता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्यों है आखिर, वो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति नहीं होगा तो संयुक्त बैठक ही नहीं बुलाई जाएगी, तो संसद का कोई अभिन्न अंग माना ही नहीं जाएगा। उसका लोकसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रथम सत्र को संबोधित कर सकता है, ये आपका कौन कर सकता है, राष्ट्रपति तो कर सकता है। अब उसके बाद आ गया राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। राष्ट्रपति का चुनाव ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, तो आपको पता है। लोकसभा भंग होती तब आकस्मिक निधि से धनराशि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निकाली जाती। मान लो आपकी लोकसभा इस टाइम पे भंग कर दी गई और कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसा अचानक कोई काम लग गया जिसका होना बहुत जरूरी है, तो फिर राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा और आकस्मिक निधि से पैसा निकाल दिया जाएगा। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता था। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। मतलब कि कोई वित्तीय बिल सरकार ने पेश किया तो फिर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी, उसे वापस नहीं किया जा सकता है। आपातकाल 1975 में राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं जनरल लोकसभा के, तो उसमें क्या होता है, पूरी लोकसभा भंग होती है, तो जो नए सदस्य चुन के आते हैं उनको शपथ दिलाने का जो पहली बार काम करता है वो प्रोटेम स्पीकर करता है। फिर उसके बाद आपका स्थायी चुन लिया जाता है। दूसरे देश के साथ युद्ध कराने की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति चाहे तभी युद्ध होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। लोकपाल बिल पर प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर 2014 में किए थे। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है कि लोकपाल बिल पर प्रणब मुखर्जी ने कब साइन किए थे, 2014 में। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो आपके राज्यों में होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन, तो उसका बिल कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा में, राष्ट्रपति के समक्ष, लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद विदेशी भूमि पर तैनात राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जहां भी हाई कमांड, उच्च आयुक्त और राजदूत उपस्थित मतलब कि नियुक्त होंगे अमेरिका या कहीं भी, तो वहां पे यही माना जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को, लेकिन जो अधिसूचना जारी होने के बाद ईसीआई निर्णय लेने हैं स्वतंत्र। जैसे राष्ट्रपति ने कह दिया हाँ जनरल इलेक्शन अब से होंगे, लेकिन उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करेगा। मतलब राष्ट्रपति कह देगा कि हाँ आपके इलेक्शन इस डेट से होंगे, उसके बाद राष्ट्रपति किसको कह देगा, इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, और फिर इलेक्शन कमीशन सूचना जारी कर देगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन का रहा था। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेता है, बिल्कुल संविधान की रक्षा के लिए। और ये यूपीएससी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा व वफादारी की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा निभाएंगे और वफादार रहेंगे। अब आपका आ गया राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। दंड विराम राष्ट्रपति की पहली न्यायिक शक्ति होती है। दंड विराम मतलब सजा को कम कर देना। जैसे किसी को मृत्युदंड की सजा हुई है तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देगा। दंड निलंबन सजा को अस्थायी तौर पर टालना, मतलब कि सजा को टाल देगा कि अभी मत सजा दो, कुछ दिन बाद दे देना। दंड परिवर्तन का मतलब होता है सजा का प्रारूप बदलना, कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदलना, इसका मतलब सजा परिवर्तन होता है। ये आपकी न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र इसको कराई चुके। संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान मतलब सत्र को विघटित करने, सत्र मतलब खत्म करना। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को होता है। एक बात यहाँ पे भंग करने वाली लिखी, राष्ट्रपति भंग करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए थे, ये भी बता चुके। 16वीं राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू है। व्यक्ति क्रम में वे 15वीं। अब तक कुल 18 व्यक्तियों ने शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य कौन कौन से हैं। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जितने भी कार्य होते हैं शासन संबंधी किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उनके साथ जो मंत्री शपथ लेते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये सब लोग कार्य करेंगे, वरना उनको मार के भगा देगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। आगे हम क्रम से लिख देंगे कितने लोगों की नियुक्ति करता है।
विधायी शक्तियां क्या क्या है? राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है, ये विधायी शक्ति होगी। राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कि नहीं अभी मत करो बैठक, तो स्थगित भी कर सकता है। उसके बाद आपका आ गया राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर चुका, पहले बता चुके, तथा संसद की संयुक्त बैठक का अधिवेशन भी बुलाता, अनुच्छेद 110 डॉट का आपको पता होगा। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी? धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा धन विधेयक नहीं पेश होगा। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है, हालांकि अब क्या होता है कि वित्त मंत्री लेकर आता है, वित्त मंत्री रखता है, लेकिन संवैधानिक जो तरीका है वो केंद्रीय बजट को संसद पर कौन रखवाता है? वो आपका राष्ट्रपति रखवाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग 280 जो आर्टिकल में बताया गया उसका गठन करता है। न्यायिक शक्तियां क्या क्या? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी कर सकता है, पहले बता चुके आपको। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर परामर्श की मांग कर सकता है, ये आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक पढ़ाया जाएगा, तब उसमें देखोगे कि आप परामर्श की शक्ति मतलब परामर्श राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ले सकता है किसी भी चीज पर। कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी? अंतरराष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों तथा उच्चायुक्तों को भेजता है, राजदूतों तथा उच्चायुक्तों को भेजता है। सैन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति थल जल वायु के प्रमुख की नियुक्ति करता है, थल सेना जल सेना वायुसेना के प्रमुख जो एडमिरल वाइस एडमिरल जनरल इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ व समाप्त की घोषणा करता है, राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ व समाप्त की घोषणा करता है। जैसे पाकिस्तान या किसी भी देश के साथ युद्ध चल रहा है तो राष्ट्रपति युद्ध विराम की घोषणा कर देगा कि अब युद्ध आगे नहीं होगा। आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी? अनुच्छेद 352 आपको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 से 365 तक। उसका वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन कौन सी? संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिल तब तक नियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बन पाएगा। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर निषेधाज्ञा का उपयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियां निहित हैं, कौन कौन सी वो आगे देखेंगे। 3 वीटो तरीके से वो रोक सकता है। अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, जिसे केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होके गया और उस पर क्या हुआ कि सहमति मांगी लोकसभा ने, तो राष्ट्रपति ने क्या किया अपने पास सुरक्षित रख लिया कि हमारा मन होगा तब हम दे देंगे, तो इसे बोलते अत्यंतिक वीटो। अब आ गया आपका निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, किंतु संसद पुनः विधेयक को संशोधन सहित उसी रूप में संशोधन सहित या उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। यह उस अतः यह वीटो निरस्त हो जाता है। निलंबनकारी वीटो मतलब क्या होता है? मान लो कोई विधेयक भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा के पास पुनः भेजा और मान लो लोकसभा ने उस पर कुछ भी संशोधन नहीं किया, ऐसे बिना संशोधन के भेज दिया, फिर राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही होते, इसे बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपसे पूछा जाए किस बिल में किस विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं होता, तो वो धन विधेयक है। अब आगे आपका पॉकेट वीटो। इस वीटो निषेध, जिसे पॉकेट वीटो मतलब निषेध वीटो, इस वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमत देता है, न अस्वीकृत देता है और न ही लौटाता है। अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है, मतलब अपनी जेब में डाल के बहुत ज्यादा। पॉकेट वीटो इसीलिए इसका नाम पड़ा कि ऐसा वीटो शक्ति राष्ट्रपति की जो अपने जेब में डाल के घूमे और संसद और लोकसभा राज्यसभा फड़फड़ाती रहे। ठीक है। अब आपका आ गया राष्ट्रपति नियुक्ति किन किन लोगों की करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, राज्य के राज्यपालों वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 263 के तहत आपकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब 63 आएगा तब समझाया जाएगा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ये पहले बता चुके आपको। वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी? आपको पता होगा राष्ट्रपति की मतगणना आप प्रेफरेंस वाइज बोर्ड पड़ता है। ए जैसे 4 लोग खड़े ABCD, आपने पहली प्रेफरेंस इनको दी, दूसरी इनको दी, तीसरी इनको दी, चौथी इनको दी, तो सब वोट काउंट होंगे। इस फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कौन सा व्यक्ति है?
फिर पता चले कि उन लोगों में इनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस कितने मिली, 10 लोगों की, इनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस 10 लोगों को मिली, तो फिर क्या होगा, इन इन दोनों को हटा के फिर दूसरे चक्र की गणना होगी, फिर देखा जाएगा कि सेकेंड प्रेफरेंस किसे मिली थी, तो ये आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, मतगणना हो जाती है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। और कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे था जब जब न्यायालय ने राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई की थी, ये भी मैं बता चुका, कौन, बीबी गिरी थे। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में भाषण देता है? संसद के दोनों सदनों में एक साथ संयुक्त रूप से भाषण देता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 87 के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह रहे हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन रहे? श्री बीबी गिरी रहे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाल में इनकी संज्ञा दी, ये भी बता चुके। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, मात्र नीलम संजीव रेड्डी और बाकी बहुत लोग जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, लेकिन जो पूछा जाने की संभावना है वो इनकी है। भारत के राष्ट्रपति दार्शनिक राजा, ये भी बता चुके राधाकृष्णन को। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन में कांग्रेस से संबंध रहते हुए बीबी गिरी थे। 2 अवधि तक लगातार राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। एडमिन लुटियंस ने तैयार किया था, ये भी बता चुके। 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। ये परिस्थितियां कौन कौन सी? या तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने पर इसकी संसूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, मतलब त्यागपत्र दे दे तभी इसका पद खाली हो जाता है। ये आपके राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, जाकिर हुसैन रहे। सबका कार्यकाल लिखा, उनका टाइमिंग भी लिखा, इसको आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। अब आपका आ गया है कार्यकाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति थे। इनको पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतरिम राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या रहा था, तुरंत बता दोगे, इतना रहा था, 2 साल का लगभग। अब आपका आ गया राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते। अनुच्छेद 59 के 3 में कहा गया कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा। जो उनको राष्ट्रपति भवन मिलता है उसका किराया नहीं देना पड़ता। ऐसी परिलब्धियां भत्तों एवं विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा नियत करे। मतलब जो भी संसद नियम बना देगी कि राष्ट्रपति हमेशा सोने के चम्मच से खाना खाएगा, तो वो सोने के चम्मच से खाना खाएगा, लेकिन कौन बनाएगा? संसद। हकदार जो संसद विधि द्वारा नियत करेगी। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, जो कि कर मुक्त होता है, आयकर से मुक्त होता है, इस पर आयकर नहीं लगता है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 59 का 4 कहता है, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक आप उसके कुछ भी भत्ते, किसी प्रकार की चीज को कम नहीं कर सकते हो। अब देखिएगा कि नंबर 6 राजनयिक शक्तियां तथा नंबर 7 पे आपका आ गया आपातकालीन शक्तियां। अब राजनयिक शक्तियां कौन कौन सी, वो आगे देखेगा। भारत के राष्ट्रपति सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारी की नियुक्त करता है। किस किस की नियुक्त करता है राष्ट्रपति, अब देखिए लीजिएगा। संघ के मंत्रियों की, राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारत के महान्यायवादी की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व उनके अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ राज्य के जो राज्यपाल हैं या प्रशासक हैं, जिन्हें बोलते हैं राज्यपाल, और या प्रशासक उन्हें गवर्नर बोलते हैं, उनकी, या मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली व पांडिचेरी, इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तथा वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति तथा और जो राजभाषा आयोग है उसके आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इतना याद कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख अधिकारों को प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। संघ के किसी भी मंत्री को तुरंत हटा सकता है, राज्यों के राज्यपाल को हटा सकता है, भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन कौन है? यही व्यक्ति आपका संघ का मंत्री, राज्य का राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक तथा असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है।
मतलब कि मान लो किसी राज्य में राज्यपाल है तो नहीं है, तो राष्ट्रपति खुद उसकी कार्यों का निर्वहन कर सकता है। ठीक है। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए नियम बनाता है। कौन करता है? ये सब राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा सातों का पदावधि के लिए नियम भी कानून बनाता है। कौन? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है अनुच्छेद 263 के तहत। वह स्वयं नियुक्त प्रशासनों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संभालता है। आपने देखा हो केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल होते हैं, जिन्हें राज्यपाल गवर्नर बोलते हैं, वही संभालते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा आयोग के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति होते हैं वो बात मैं पहले आपको बता चुका था। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कौन कौन सी? वीटो शक्ति का मतलब होता है, वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। अब देखिएगा अंतैंतिक वीटो डिटेल में। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे अंतैंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। सामान्यतः इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव है जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व अपना त्याग पत्र दे देती है, मतलब उनका सरकार भंग हो गई, तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। अर्थात राष्ट्रपति की अत्यंतिक वीटो की शक्ति मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होती है, मतलब जब तक मंत्रिमंडल नहीं चाहेगा तब तक वो प्रयोग नहीं कर पाएगा। सर्वप्रथम इस शक्ति का प्रयोग 1954 टेप्सु विनियोग विधेयक के मामले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस शक्ति का प्रयोग किया था, निलंबनकारी वीटो अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के सिवाय 2 विधेयकों को छोड़कर संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। मान लो कोई बिल वापस किया और संसद ने कोई उसमें संशोधन नहीं किया, दोबारा भेज दिया, तो फिर राष्ट्रपति की मजबूरी हो जाती है। अतः इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में प्रयोग किया था। तत्पश्चात 1957 में डॉक्टर आर के नारायण ने उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंधी प्रस्ताव के संबंध में उसके बाद कौन सा 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने संसद अयोग्यता संशोधन विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया था। अयोग्यता मतलब कि संसद में किस सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस सबके इतने 3 विधेयकों पर यह शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, आपसे पहले बता चुका। धन विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, ठीक है, या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता धन विधेयक को। सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, क्योंकि संसद में उसकी पुनर्अनुमति से ही वह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अब आपका आ गया जेबी वीटो, जिन्हें पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो में आपको पहले बता चुके, इस वीटो के लिए कोई जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपका आ गया धन विधेयक, जो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, और किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमा क्षेत्र का परिवर्तन भी होता है। इसमें किसमें होता है? इतनों पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के संसदीय नीति को व्यय करने में संबंधित, किंतु धन विधेयक नहीं है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, व्यापार से स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक अनुच्छेद 4, और कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिसमें राज्य का हित प्रभावित होता है अनुच्छेद 274, ठीक है। इतने टोटल आपके बिल थे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। मान लो संसद में कोई इस टाइम पे सदन नहीं चल रहा है और ऐसा कोई अचानक काम आ गया जिसमें कानून बनाना पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जबकि संसद के दोनों सदनों में सत्र में न हो, ये बात मैंने अभी बताई थी, तथा राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अविलंबकारी कार्यवाही आवश्यक है। मतलब मान लो सदन में संसद नहीं और बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहे, जैसे भी योगी जी ने कानून बनाया था, तो उस टाइम पे सत्र में नहीं थे और बहुत ज्यादा आपके
बहुत दंगा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो फिर तब तक राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश निकाल देगा कि हाँ हम वो ये पेपर लीक संबंधित कानून बनाएंगे। फिर जब संसद में सदन में आएगी तब उससे पारित करा लिया जाएगा। ठीक है, यही आपका है अविलंबकारी आवश्यकता। यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से, मतलब राष्ट्रपति को पता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पीछे पीछे इनको भरोसा करता है, अतः राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव अमल होगा जो संसद के किसी भी बिल को या अधिनियम को पारित करती है। ठीक है, होता है ऐसा अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। यदि संसद में पुनः संवेद रिसेंबल होने से 6 सप्ताह के भीतर, मान लो कोई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, संसद मान लो आपकी 15 अगस्त को सदन में बैठी और 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के भीतर यदि इन्होंने उस विधेयक पर अनुमति नहीं दी, अनुमोदन नहीं दिया, तो वो अपने आप अध्यादेश खत्म हो जाएगा। यही कहना है। 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय वापस ले सकता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद एक्ट बन जाता है। राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नियंत्रक लेखा परीक्षक आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि इनको और अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग तथा चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट्स होती है वो संसद के पटल पर रखवाता है। मुक्तियां एवं विशेषाधिकार, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस, संविधान क्या क्या प्रिविलेज हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या उसको वीटो पावर प्राप्त है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को कई मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मान लो कोई कार्य कर रहा और किसी ने केस कर दिया, राष्ट्रपति ने गलत कार्य किया, तो फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति को गलत नहीं ठहराया जाएगा। ये उनकी इम्यूनिटीज है। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान अथवा पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्रवाई ना हो, कोई भी दंडिक कार्रवाई ना हो, न तो संस्थित की जाएगी, ना ही चालू रखी जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उस पर तुमने केस कर दिया, इसने रेप किया, तब तक नहीं करेगा, जब उसका पद चला जाएगा तब आप वो केस पुनः चलने लगेगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है। पदावधि पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश का जारी नहीं किया जाएगी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपाल अपना कार्य कर रहे हैं तो कोई भी न्यायालय उनको गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व या पश्चात अपने व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी भी कार्य को उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्रवाई तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक इसकी सूचना उसको 2 माह पूर्व नहीं दी जाएगी। कुछ भी तुम करना चाहते तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना आपको देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति अधोलिखित विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। कौन कौन सी? यदि लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त होता है, मतलब खंडित जनादेश मतलब ब्रोकन मैंडेट, जिसने मैंडेट प्राप्त हुआ है कि नहीं, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, तो उसमें क्या होता है, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करेगा और सामान्यतः ऐसे दल या गठबंधन को नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जो उसकी राय में सदन में मतलब अपना विश्वास बहुमत साबित कर दे। उसके बाद सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है। ये तो आपको पहले पता। ये किंतु यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा में विघटन की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश के मानने के लिए बाध्य नहीं, यहाँ वह स्वविवेकानुसार कार्य करेगा। मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेकानुसार बुद्धि का प्रयोग कर सकता है और संसद को भंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो गया कार्यकाल के दौरान हो जाता तथा सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधिकारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उल्लेखनीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिल्कुल, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो वहां पे राष्ट्रपति जनप्रियता पार्टी किसी को आगे नहीं कर रही थी। ये राष्ट्रपति को पार्टी अब इसे कोई मर गया है तो वैसे भी कोई नहीं आगे आएगा तो लोग सोचे कि देखो उनके मरते ही फायदा उठाने लगा, तो इस सहानुभूति रूप में कोई आया नहीं तो फिर राष्ट्रपति को मजबूरी में किसी व्यक्ति को चूज करना पड़ता। ऐसी स्थिति में जब मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दिया हो किंतु त्याग पत्र देने को तैयार नहीं तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार बर्खास्त कर सकता है। जैसे क्या होता है कि
जो प्रधानमंत्री है, कोई भी पीएम है, उसका विश्वास मत और बहुमत साबित नहीं कर पाता है और वो अपना क्या करता, त्याग पत्र भी नहीं देता, तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से उसको बर्खास्त कर देगा और नए मंत्रिमंडल के लिए, नए सरकार गठन के लिए बुला सकता है किसी को भी। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को तथा अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। जब वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है अथवा जीरो वीटो का प्रयोग करता है, तब भी उसके विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्वविवेक से विधेयक को अनुमति देने या न देने या पुनर्विचार हेतु भेजने या कुछ भी न करने की पॉकेट निर्णय लेता है, जीवी वीटो का निर्णय करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 का 2 सब क्लास 2 के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने के यह शक्ति राष्ट्रपति को विवेकी शक्ति है, बिल्कुल है। अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को किसके तहत प्राप्ति आपको पता होगा, परंतु राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों को क्षमादान की शक्तियों में अंतर है। क्या अंतर है वो आप देख लीजिएगा। राष्ट्रपति को सभी प्रकार की मृत्यु तथा दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसमें क्षमादेश प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, मतलब मृत्यु दंड सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को नहीं है। इतनी गर्मी है, आप समझ रहे होंगे, और उस गर्मी में वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। और राष्ट्रपति नामक टॉपिक आपका आज खत्म हो गया। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।